प्रोग्राम आप देख रहे हैं साथ के साथ। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत में एक मरतबा फिर हलचल मच चुकी है। अगर ये कहा जाए कि सियासत का नक्शा जो है वो फिर तब्दील होता दिखाई दे रहा है तो गलत ना होगा। पाक लिंक कंपनी का केस है और आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब और उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नैब में बुलाया था। पीर के रोज उनको समन जारी हुए थे, जिसके बाद आज वो पेश हुए हैं नैब के रूबरू। बताया गया कि तकरीबन 16 रुकनी टीम थी जिन्होंने आज उनसे बात की है। वहां पर उनसे पूछा पार्टी के जो ये तमाम मामला हैं ये किसने देखे और कौन कौन इसमें शामिल था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये रही है कि जिस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नैब में पेश के लिए जा रहे थे तो हमने देखा कि इस्लामाबाद का नक्शा हमें बदलता हुआ दिखाई दिया। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की एक बड़ी तादाद वहां मौजूद थी। बताया गया कि कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद वहां पर आई है। गो के जो तर्जुमान है इस वक्त हुकूमत के फवाद चौधरी साहब वो ये कह रहे हैं कि चंद 100 लोग थे, जिन्होंने लगभग 500 का कहा है कि चंद 100 लोग थे जिसे वहां पर मजमे से खड़े कर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खिताब किया और वहां पर जो सूरत थी उस पर लाठीचार्ज इसलिए हुआ क्योंकि बकौल तर्जुमान हुकूमत चौधरी के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान थे उन्होंने धावा बोला है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लोगों पर, जिसमें पुलिस भी शामिल है। तो जिसके बाद लाठीचार्ज भी हुआ। इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने वहां कारकुनान बताया गया कि भारी तादाद में उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ये सिचुएशन डेवलप हो रही है और बिलाखिर यहां पहुंची कि तर्जुमान यानी जो हुकूमती तर्जुमान है फवाद चौधरी साहब उन्होंने बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर अपना वीडियो बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इस मामला सूरत हाल पर माज़रत भी करे और वक्त पड़ा तो हम फिर इस्लामाबाद पुलिस ने आगे सब्र का मुजाहरा किया है। अगर मामला ऐसे ही चला गया तो मुस्तक़बिल में ऐसा नहीं होगा। ये तमाम चीजें आपको सुनवाएंगे भी। लेकिन पाकिस्तान की सियासत क्या बदलने जा रही है और अगर बदल रही है तो फिर अगर आसिफ अली जरदारी साहब की अमल में आती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाहे अमल क्या होगा और क्या जो अपराध के इतना ज्यादा जाहिर तौर पर दिखाई नहीं दे रहा तो क्या अंदरूनी खाना किसी किस्म की बातचीत हो रही है। क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हाल में ही मुलाकात की नवाज शरीफ साहब थे और ये मुलाकात थी इस पर तज्जियाकारों का यही कहना था कि कहने को ये इंपॉर्टेंट नहीं होगी लेकिन इसके दूररस नताइज होंगे। दूसरी जानब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बहुत बात करती है PMLN भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी। तो क्या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मौजूदा हुकूमत समझ पाएगी या नहीं, तज्जियाकारों से भी राय लेंगे और इंपॉर्टेंटली बात करेंगे दोनों पॉलिटिकल पार्टी से भी और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से कि वो क्या ओपिनियन रखते हैं। ये जो केस है पाक लिंक केस जो है कंपनी का केस ये तो अपनी जगह मौजूद है ही, लेकिन इसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो भी आसिफ अली जरदारी साहब का पीछा नहीं छोड़ा। सिंध में अगर हम बात करें तो उनकी हमशीरा भी उनके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर हमने देखा कि नैब कोर्ट्स में पेश होते रहे हैं, जिसमें जाहिर है जाली अकाउंट्स का मामला है। और जो पाक लिंक कंपनी का केस है इसमें भी बताया गया है कि जाली अकाउंट्स में से ही जो है पैसे खुर्द-बुर्द हुए हैं या पैसे ट्रांसफर हुए हैं। अब देखना ये कि केस किस सिमत में चलेगा ये अपनी नौयत का सवाल तो है, लेकिन इस पर जो सियासी गर्मा गर्मी हो रही है उस पर बात करना बहुत जरूरी है। आज इस्लामाबाद की सिचुएशन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद इस्लामाबाद में आज दिन भर क्या कुछ होता रहा। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वाचिंग सबसे कट। आज की तमाम तर जो हालात रहे हैं नैब में और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की जो आज पेशी थी इसके बाद जाहिर है नैब अब रेफरेंस दायर करेगा और मामला आगे चलेंगे। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने प्रेस को ब्रीफ भी किया है। कलअदम तंजीमों के बारे में उन्होंने कुछ कहा है, जरा पहले आपको वो दिखाते हैं और उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मजीद उन्होंने अपने कारकुनान की रिहाई का मुतालबा भी किया है। तो फर्स्टली जरा वो बात सुन लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कल अदम तंजीमों के मामले पर। अगर हिम्मत है तो एहसानुल्लाह एहसान को भी तलब करे, अगर हिम्मत है तो कलअदम तंजीमें की क़यादत को तलब करे, अगर हिम्मत है तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग पे JIT बना दे, अगर हिम्मत है तो बेनामी वज़ीर आज़म और पिछले इलेक्शंस पे ज़रा JIT बता दे। अच्छा, इन्होंने 2-3 मुतालबात किए हैं। एक तो जाहिर है बेनामी, इन्होंने कहा कि इलेक्शंस हुए हैं उस पर JIT बनाए। फिर उन्होंने कहा कि जो भी टेररिस्ट के अकाउंट्स हैं उसके ऊपर भी JIT बननी चाहिए और बिलखुसूस एहसानुल्लाह एहसान का भी उन्होंने नाम लिया। अगले ही इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपने जितने भी कारकुनान हैं उनकी रिहाई का भी हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है। क्या कहना था बिलावल का, जरा देखते हैं। Peaceful despite police brutality, I demand the immediate release of the workers of the Pakistan People's Party. No charges be filed against anyone who is undemocratically, unnecessarily arrested today while exercising their democratic right. मैंने किसी एहतजाज का कॉल नहीं दिया था, nor had I requested
anyone to be present at NAB today? ओके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्लियरली कह रहे हैं कि आज जब हमने वहां पहुंचना था तो हमने कारकुनान को किसी तरह से इकट्ठा होने की कॉल नहीं दी थी, लेकिन वो वहां मौजूद थे। उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया कारकुनान का, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि वो तमाम लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको फिलफौर रिहा किया जाए। और ब्रुटैलिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने पुलिस के लिए कि उसने ब्रुटैलिटी का मुजाहरा किया है। मुझे बताया गया है कि एतजाज एहसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है और इंपॉर्टेंट शख्सियत है, उनसे हम बात कर सकते हैं क्योंकि वो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एतजाज एहसन साहब। वालेकुम सलाम। एतजाज एहसन साहब, ये कुछ नया नक्शा तो नहीं है, लेकिन तज्जियाकार यकीनन इस पर राय दे रहे हैं कि सियासत का नक्शा तब्दील हो रहा है। आपको दिखाई दे रहा है ऐसा? सियासत का नक्शा तो हर वक्त तब्दील होता रहता है और इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। ठीक। और हुकूमत के लिए जरा मुश्किलात का वक्त बनता जा रहा है। ओके अच्छा एतजाज एहसन साहब, अभी आपने यकीनन सुना भी होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। उन्होंने 2-3 अहम तरीन बातें कही हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि JIT बनाई जाए उस बेनामी इलेक्शंस की जो हुए हैं। आप समझते हैं कि बेनामी इलेक्शंस हुए हैं जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बन चुकी है, तो इसको बेनामी कहना जायज होगा? दूसरी जानिब वो जो मुख्तलिफ और JITs कलदम जमातों के बारे में भी वो बड़ा खुलकर बात कर रहे हैं, तो किस तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब लाइन को टो कर रही है? जो इलेक्शन हुआ है 2018 का, उसपे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से एतराज है, कोई नया एतराज नहीं। वजूहात थी जिनमें फॉर्म 45 का नाम किया जाना जी, और आर्मी पर्सनल का पोलिंग स्टेशन में रहना और वो तो कोई नई बात नहीं है जो बिलावल साहब कर रहे हैं इस वक्त। ओके तो एतजाज एहसन साहब, अगर आसिफ अली जरदारी साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, क्योंकि अब नैब रेफरेंस दायर करती है, मामला आगे बढ़ते हैं और अगर इस दौरान गिरफ्तारी अमल में आती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे जरूर सोचेगी और मेरा ख्याल है कोई एहतजाज की कॉल शायद दे दे, पर ये तो पार्टी की क़यादत को मिल बैठ के और फैसला करना पड़ेगा। और आज आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर कितना मुख्तलिफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्कर से जी, और हमारा वर्कर बड़ा हौसले वाला है और बड़ा जफाकश है। और अभी तक तो लोगों ने मुस्लिम लीग के वर्कर ही देखे हैं कि वो नवाज शरीफ और मरियम ने जिस दिन एयरपोर्ट आना था जी लंदन से, वो वर्कर 8-10 हजार जमा हुए थे। वो एक जुलूस में शहबाज शरीफ के साथ जा भी रहे थे, लेकिन वो एयरपोर्ट नहीं पहुंचे। पीपल्स पार्टी का वर्कर ने कभी ऐसे नहीं हुआ कि उसको अगर आप कॉल दे दें कि आपने वहां कहीं पहुंचना है और वो ना पहुंचा। आज तो कॉल दिए बगैर, वो कॉल के बगैर पहुंचा था और बीबिया भी पहुंची थी जी, और वो उनके आपने उनकी तबाह और मजाज को ही देखा होगा। वो बड़ा मुख्तलिफ है मुस्लिम लीग की वर्कर से। जो मुस्लिम लीग का वर्कर तो बुनियादी तौर पे इसलिए है कि उसकी बिजनेस बेहतर चले, अच्छा, कारोबार बेहतर चले, और वो इसलिए उस पार्टी के साथ हो जाता है। पीपल्स पार्टी का जाला तो पुरखुलूस और बड़े ही नजरियाती तौर पे सही नजरियाती कारकुनान है। लेकिन सर मैं ये पूछना चाहती थी एतजाज एहसन साहब, माजी देखें अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो हमने देखा सिरे महल, फिर स्विस अकाउंट्स और यक के बाद दीगरे केसेस सामने आते रहे। क्या हकीकत रही, क्या फसाना रहा, इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन ये पार्कलैंड कंपनी का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, फेक अकाउंट्स का केस है, जिसमें ये बात बार बार कही जा रही है कि आसिफ अली जरदारी के ने ये अकाउंट्स खुलवाए जो कि फेक अकाउंट्स थे, जो बहुत सारे ठेले वाले के नाम पे निकले,
या जूस वाले के नाम पे निकलते रहे और इसी से ट्रांजिशंस भी होते रहे। फिर ये पार्क लेन का जो मामला है, इसके हवाले से आप समझते हैं कि मनी ट्रेल जिस तरह से नवाज शरीफ साहब से मांगी गई थी, जो चीजें उनसे तलब की गई थी, अगर वो आसिफ अली जरदारी साहब से मांगी जाती हैं तो वो सब देने में कामयाब रहेंगे और ये केस परे चला जाएगा? ये तो पहले प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है ना कि आसिफ अली जरदारी का बैंक अकाउंट से ताल्लुक है। ओके। वो ये तो साबित उन्होंने करना, फिर उसके बाद उनको एक्सप्लेन करना है, उसकी जरूरत होगी, बर्डन इल्जाम अलग पे होगा। ठीक है, पहले तो साबित करना है प्रोसिक्यूशन ने। तो वो सिर्फ सवाल जवाब, नैब के सवाल जवाब से तो नहीं होगा, वो तो कोई ठोस एविडेंस लाना पड़ेगा। अगर लाएंगे तो फिर बर्डन बिल्कुल शिफ्ट। लेकिन एतजाज अहसन साहब, कतई कलामी की माफी दीजिएगा, पैनामा के मामले में भी यही हुआ था। जब पैनामा का मामला चलना शुरू हुआ तो नवाज शरीफ साहब के बाद जब नाम आए और उनकी कंपनीज के नाम आए, उनके फ्लैट्स के नाम आने शुरू हुए, तो कहा गया कि बर्डन होगा, JIT देगा। उन्होंने प्रूफ भी कर दिया और नवाज शरीफ साहब जाहिर मनी ट्रेल नहीं दे सके और आप देख रहे हो कि उसका भुगतान वो भुगत रहे। तो वो कहने वाले कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब भी इसी गर्दाब का शिकार हो सकते हैं। देखिए, अगर प्रोसिक्यूशन पैनामा में प्रोसिक्यूशन को एक वो लीक्स की वजह से जी बहुत सारा कनेक्ट हो गया था। अभी तो कनेक्ट जो फैमिली होती है जी सर, वो अनवर मजीद की फैमिली होती है उन बैंक अकाउंट से। ठीक है। और ओमनी ग्रुप होता है। एग्जैक्टली। ओमनी ग्रुप के दीगर बिजनेसेस अगर किसी के साथ है तो वो उन अकाउंट के साथ लिंकअप इस वजह से नहीं हो जाता। अकाउंट्स के साथ लिंकअप करना गवर्नमेंट का या नैब का काम है। उसके बाद यकीनन आसिफ अली जरदारी पे बर्डन ऑफ प्रूफ चला जाएगा। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि बर्डन ऑफ प्रूफ मुल्कन पे नहीं जाता, जाता है। जब अकाउंट्स के साथ लिंक कर दे फिर जाएगा। फिर उसके बाद उनको मनी ट्रेल या जो भी उनके मुनासिब मसाइल हैं वो बताने पड़ेंगे, यकीनन बताने पड़ेंगे। ओके। अच्छा एतजाज साहब, आपने अभी कहा अपनी गुफ्तगू में कि मुस्लिम लीग नवाज का जो जाहिर है वर्कर है, उसका फ्रेम ऑफ माइंड अलग है, वो अलग तरीके से काम करता है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कारकुन है उसका एक अलग नजरिया है। जो अभी हाल फिलहाल में मुलाकात हुई थी बिलावल साहब की और नवाज शरीफ साहब की, आप समझते हैं कि वो स्ट्रेंथन हो सकती है? और अगर आपको ज्वाइंटली सड़कों पर आना पड़े तो इसकी पॉलिसी मैकेनिज्म के लिए तैयारी हो सकती है या इस पर सोच विचार हो सकती है? इस पे तो मेरा ख्याल सोच विचार हो चुका होगा। अच्छा। ये जो टॉप लेवल की मीटिंग हुई है जी सर, यकीनन सोच विचार हो चुका होगा। मैं अभी नहीं हूँ कि उन्होंने क्या उसमें फैसले किए। तो सर, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुनियादी कारकुनान में से हैं, आप समझते हैं कि अगर ऐसा कोई लाहे अमल तरतीब दिया गया तो आप उसके बैक पर होंगे, सपोर्टिव होंगे या नहीं होंगे? नहीं, पार्टी के साथ हूँ मैं भाई, पार्टी फैसले करेगी उसके साथ चलूंगा। ओके। अच्छा, दूसरी चीज सर ये भी बताते जाएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जाहिर है आप देख रहे हैं बड़े लाउड भी हैं और बात भी कर रहे हैं काफी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मामलात पर भी। आप समझ रहे हैं कि स्ट्रीट पावर में बिलावल भुट्टो जरदारी की कैंपेनिंग काम आ सकेगी? क्योंकि वो खुद भी कह रहे हैं कि मुझे पिछले साबिक चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मेरा नाम JIT से निकालें, ECL से नाम निकालें, और मैं 1 साल का बच्चा था जबकि केसेस आप मुझ पर बना रहे हैं। सो स्ट्रीट पावर के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी का जो कैरिज्मा है वो काम आएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खासा जो असासा है सियासी वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। चाहे उसको बारूसी सियासत कहें चाहे कुछ कहें जी सर, पर लेकिन जो हकीकत है, वाकयाती बात जो है वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस मामले में बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। Okay. अगर कोई भी इस किस्म का फैसला हुआ तो उनका किरदार बड़ा अहम होगा। ओके। लास्टली एतजाज सर, आप सोच रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब, एक ही अलग बात है कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर बटन होगा कि वो प्रूफ करे, लेकिन अगर आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी आप देख रहे हैं तमाम तर मामलात में? अभी तक तो कोई वजह ऐसी नहीं है नजर आती। अच्छा। अभी तक तो आप ये क्वेश्चनर दिए हैं, क्वेश्चनर के बाद ही कोई फैसला नायब या नायब चेयरमैन कर सकता है ना। नायब चेयरमैन ने फैसला करना है ऑन बेसिस ऑफ
some material. तो अभी तो स्टेज ही क्वेश्चंस की है। ठीक है एतजाज एहसन साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे कि अभी क्लियर नहीं है, और अगर देखा जाए तो मामला भी यही है। आज बहुत सारी जगहों पर हम बात कर रहे थे तो मुख्तलिफ हल्के ये कह रहे थे कि शायद गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन बहुत सारी चीजें जैसे अभी एतजाज एहसन साहब ने हमें समझाया, हमारे नाज़रीन के लिए भी, कि जब तक जाहिर प्रोसिक्यूशन नहीं हो जाती और वो नहीं बताता प्रोसिक्यूशन के क्या इल्जामात हैं आसिफ अली जरदारी साहब पर, और उन इल्जामात के हवाले से आज हमने देखा भी है कि आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सवाल के जो पर्चे थे वो भी थमा दिए गए हैं कि आप इनके जवाबात दें, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वहां पर जरूर ये स्टेटमेंट दिया कि मैं उम्मीद करता हूं कि नैब ने मुझे आखिरी बार यहां पहली और आखिरी बार बुलाया होगा। तो ये तमाम तरह सिचुएशन जो है वो एतजाज साहब कह रहे हैं कि इस वक्त शायद उनकी गुफ्तगू से ऐसा मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई है कि अंडर कंट्रोल है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि स्ट्रीट पावर के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी की पर्सनालिटी जो है वो सबके सामने तो है, लेकिन वो स्ट्रीट पर भी आ सकते हैं। वेंचर की जब मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने क्लियरली ये कहा कि शायद इसका फैसला हो चुका हो लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। तो ये एक मौजूद है बात, या एक क्वेश्चन मौजूद है कि क्या अगर सड़कों पर आने का फैसला होता है तो नवाज शरीफ यानी मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मिलकर सड़कों पर आएगी या अपनी जंग अलहदा अलहदा लड़ेगी, क्योंकि आवाज दोनों यही लगा रहे हैं कि नैब के काले कानून के तहत सियासी जमातों की विक्टिमाइजेशन हो रही है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं। आदिल हुसैन से जरा आज पता करते हैं कि इस्लामाबाद में सुबह से क्या कुछ होता रहा और दिन भर की क्या खबरें रही हैं और अब क्या बताया जा रहा है। आदिल, आज आपने यकीनन कवर भी किया ये सारी स्टोरी, सबसे पहले तो हमें जरा ये बताएं कि कितने लोग हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इस वक्त भी गिरफ्तार हैं, तादाद क्या है? जी बिल्कुल, इनिशियली 200 के करीब जो है कारकुनान के बारे में बताया जा रहा था। वहाँ पर उनको जो है प्रिजनर वैन में डाला गया था, उसके बाद उनको जो है थाने में कन्वर्ट व मुंतकिल किया गया। इनिशियली तो 200 की तादाद आ रही है अभी, उसके बाद भी शाम तक यही जो है जो तादाद थी नंबर से 200 के करीब जो कारकुनान है उनको जेल में मुंतकिल किया गया है, थाने में मुंतकिल किया गया है। जो मुस्तफ़ा नवाज खोकर है उनका आज जो रोल था, बाकायदा उन्होंने एक वकला के ड्रेस में आए हुए थे और पुलिस पर जिस तरह उन्होंने आज धावा बोला है, यकीनन आज हमें वो भी अनएक्सपेक्टेडली देखने में आया कि मुस्तफ़ा नवाज खोकर पुलिस को भी धक्के दे रहे हैं, एक फुल स्ट्रॉन्ग होल्ड शो करा रहे थे कि हमारा है। आज पुलिस अफसरान भी, एक सीनियर पुलिस अफसर हैं वो भी इसमें जख्मी हुए और दीगर आज भी काफ़ी झड़पें भी हमें नैब के बाहर दिखाई दी और जो मीडिया के नुमाइंदे थे उनके साथ भी, जो पीपल्स पार्टी कारकुनान है उनके साथ भी जो है वहां पर गुत्थम गुत्था हुए थे। निजी टीवी के कैमरामैन है उनको भी जख्मी किया गया है आज की तमाम इस कार्रवाई में। मगर सबसे इंपॉर्टेंट तो ये था कि दोनों सीनियर रहनुमाओं को आज अपनी सफाई का बयान देना था, जो कि अमूमन आगे यही चलता रहेगा। जब अक्सर अदालतों में कोई प्लेटफॉर्म मांगा जाता है कि हमें जो है सफाई का बयान नहीं दिया जाता। तो पार्क लेन कंपनी के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा इसकी इनिशियली बताना चाहूंगा। 1979 में जो है, आदिल यहाँ मैं आपको रोकूंगी क्योंकि मैं इसकी इनसाइड आपसे इन डिटेल पूरी बात करूंगी। हमें बताया गया राजा रियाज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत कर चुके हैं, MNA है, उनसे बात करते हैं। राजा रियाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत मेहरबानी। राजा रियाज साहब, आप जरा ये तो बताएं कि आज जो कुछ इस्लामाबाद की सड़कों पर हुआ, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह से इससे ज्यादा अरसे के धरने दे चुकी है, इस तरह ज्यादा प्रोटेस्ट कर चुकी है। आप समझते हैं कि प्रोटेस्ट करना या अपने कायदीन की किसी भी तरह की पेशी पर गैदर होना कारकुनान का जायज अमल है? जी बिल्कुल, ये जमहूरियत में कारकुनों का अपने लीडरशिप के लिए इस्तकबाल के लिए आना या किसी पेशी में अगर वो आए हो तो उनके वहां साथ जाना, मैं समझता हूँ ये इसमें कोई हर्ज नहीं, उनका एक बुनियादी हक है, बिलावल साहब का भी, जरदारी साहब का भी और कारकुनों का भी। असल इशू ये बना है कि कारकुनों ने जब वो आए तो उन्हें किसी ने वहाँ, एक तो उनको अंदर जाने से रोका गया और दूसरा वो अंदर जाना चाह रहे थे और दूसरा कारकुनों ने पुलिस पर हमला किया, जिसके नतीजे में फिर मजबूर होकर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी और जो लोग वहाँ पे पुलिस पे हमला कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। और हुकूमत इसको संजीदगी से ले रही है क्योंकि हम
खुद कारकुन है, कारकुनों की इज्जत करते हैं, हमारे वो साथी हैं, तो इसको बड़ी संजीदगी से हुकूमत की तरफ से लिया जा रहा है। ओके राजा रियाज साहब, मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ क्योंकि मैं आपको वो स्टेटमेंट सुनाना चाह रही हूँ जो चौधरी फवाद हुसैन साहब ने आज रिकॉर्ड किया है और जाहिर है मीडिया पे वो नशर भी हुआ। जरा वो सुनवाइएगा जिसमें वो बता रहे हैं तकरीबन कि कितने लोग थे और क्या मामला था। चौधरी फवाद हुसैन साहब क्या कह रहे हैं वजीर इत्तलात, जरा पहले फिर आपसे बात करते हैं। को तफ्तीश के लिए बुलाया जाए और उसके बाद आप अपने लोगों को बुला के उन पर हमले करवाएंगे। ये रवैया किस तरह मुख्तलिफ है उन कालदम तंजीमों। तब तो खिताब ऐसे कर रहे थे जैसे पता नहीं लाखों के मजमे से कर रहे हैं, लेकिन जो चंद दर्जन लोग वहाँ पे जमा हुए उन्होंने जिस तरीके से पुलिस के ऊपर हमला किया, मैं समझता हूँ इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। अगर आप एक हद क्रॉस करेंगे तो फिर जाहिर है कि रियासत की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो उनको अदा करनी पड़ेंगी। अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जारी रहेगा। जिन लोगों के ऊपर मुकदमात हैं उन्हें अपने मुकदमे फेस करने होंगे। पहले मुझे उम्मीद है कि आज आप इस रवैये के ऊपर कौम से और इस्लामाबाद पुलिस से आप माफ़ी मांगेंगे। ये तो कहना था राजा रियाज साहब, आपने सुना चौधरी फवाद हुसैन साहब का, और वो कह रहे थे कि आज तो इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत ज्यादा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन आइंदा शायद ऐसा अमल ना हो सके। दूसरी जानिब आप कह रहे हैं कि कारकुनान का हक बनता है। अब वहां पर तोड़फोड़ हुई या क्या कुछ हुआ, कुछ आपको मालूमात मिल सकी कि इनिशिएट कैसे हुआ था ये मामला? 200 लोग गिरफ्तार हैं पीपल्स पार्टी के। देखिए, आपने मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं कहता हूँ उनका हक है, लेकिन ये हक तो नहीं है कि आप पुलिस के पे हमला करें या अदालत के अंदर जाने की, जहाँ जाने की इजाजत नहीं वहां जाने की कोशिश करें। पुलिस का फर्ज है कि कोई भी आदमी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा ना करे, कोई भी कानून को हाथ में ना ले। तो क्योंकि इन्होंने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, पुलिस पे हमला किया, अदालत पर अगर ये लोग सारे अंदर जाते तो जाहिर है नैब के जो दफातर है उन पर भी हमला करते। तो उस वजह से इनको रोका गया। रोकने की सूरत में उन्होंने पुलिस पर हमला शुरू कर दिया और उस सिलसिले में फिर पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करना पड़ी। और फवाद साहब ने ये दुरुस्त कहा है कि पुलिस ने बड़ा सब्र का मुजाहरा किया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि किसी भी कारकुन पे लाठी का इस्तेमाल हो, लेकिन जो कुछ हुआ है वो मजबूरन किया गया है। ठीक है राजा रियाज साहब, ये भी कह रहे हैं नाकिदीन के और जाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हलकों से भी आवाज उठ रही है कि ये 1 साल के बच्चे से, यानी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खुद कह रहे हैं कि मैं 1 साल का था और मुझसे पाक लेन कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं जिसका मुझे पता ही नहीं। तो ये इस तरह की अकाउंटेबिलिटी क्वेश्चन कर रही है खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी। आप इसको समझते हैं कि ये सही उनका नुक्ता है? जी देखिए, ये तो जो नैब के अफसरान है वो भी कोई बच्चे नहीं हैं और वो भी तजर्बाकार लोग हैं और बड़ा उनका तजर्बा है और वो समझते हैं किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद जो जो कुछ चीज साबित होगी वो कौम के सामने रखी जाएगी। ज़रदारी साहब को भी बताया जाएगा, बिलावल भुट्टो साहब को भी बताया जाएगा। कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी। एक इंक्वायरी है, इंक्वायरी में वो शामिल हुए हैं और इंक्वायरी में वो अपनी सफाई देंगे। और अगर वो सफाई ना दे सके और अफसरान के पास मवाद ज्यादा हुआ कि उन्होंने कोई कानून शिकनी की है या गड़बड़ की है या करप्शन की है, तो वो सब कुछ सामने आ जाएगा। ठीक है राजा रियाज साहब, आप हमारे से टेलीफोन लाइन पे रहेगा। मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहा जा रहा है। नैब की जानिब से जो केसेस खोले जा रहे हैं, चौधरी फवाद हुसैन साहब भी कह रहे हैं, राजा रियाज साहब भी कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो रही है। आपसे पूछा जा रहा है तो उसका जवाब आपको देना होगा, लेकिन जिन लोगों से सवाल किया जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि ये सवाल हमारे साथ आप नहीं कर रहे हैं, नहीं करें, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि इन सवालात के जो जवाबात हैं वो आपको खुद भी देने होंगे। साथ आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि मुझसे तो वो मनी ट्रेल पूछी जा रही है जिसके बारे में जिस वक्त मैं खुद बहुत छोटा था। आसिफ अली ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि जितने सारे मामला हमारे सामने आपने रखे हैं इसमें से कोई भी सवाल इस काबिल नहीं है कि जिसका जवाब दिया जाए। वेल लेट्स सी ये बात कहां तक आगे पहुंचेगी, लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये है कि क्या स्ट्रीट पावर दिखाने की इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कैपेसिटी मौजूद है, और अगर है तो हुकूमत इस हिकमत अमली के हवाले से अपनी क्या हिकमत अमली तरतीब दे रही है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक। नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि जरा राजा रियाज साहब से जरा पहले ये तो जान लें कि क्या वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस वक्त इतनी हिद्दत मौजूद है कि वो सड़कों पर आएगी, क्योंकि आज हमने उनके कारकुनान को बहरहाल इस्लामाबाद में देखा तो है। खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा भी रहे हैं राजा रियाज साहब, तो ज्यादा बेहतर हमें बता सकेंगे। राजा रियाज साहब, आप समझते हैं कि इस वक्त इस सिचुएशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्ट्रीट पावर दिखाने का जो अगर वो डिसीजन लेते हैं तो उनमें इतनी कैपेसिटी है, और इस वक्त भी जिसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्ट्रीट पावर में हमेशा आगे आगे रही है, तो आज भी उसका वही दौर है या सूरत हाल बदल गई है? राजा रियाज साहब, ओके, राजा रियाज साहब से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जब आज पेशी हुई तो नैब के जाहिर है उसके बाद नैब ने अपना एक एलामिया भी दिया जिसमें उन्होंने कहा और बताया कि तहरीरी सवालात जो हैं वो दे दिए गए हैं, जो दोनों लोग हैं यानी बिलावल साहब को भी और आसिफ अली जरदारी साहब को। अब जो है वो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये तहरीरी सवालनामा जो दिया है इसके जवाबात की रोशनी में, यानी जब वो जवाब देंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि अगली पेशी पर दोनों अशखास को बुलाना है या नहीं। राजा रियाज साहब हमें एक दफा फिर ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच राजा साहब। मैं ये जानना चाह रही थी आपसे, क्योंकि आप खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं, पंजाब में काफी एक्टिव रहे, आप समझते हैं कि इस वक्त भी स्ट्रीट पावर दिखा सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर गिरफ्तारियां होती हैं आसिफ अली जरदारी साहब की? तो ओके, ठीक है, राजा रियाज साहब से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आदिल के पास चलते हैं। आदिल, ये जो तहरीरी सवालनामा था ये आज जो है दे दिया गया है, इसमें क्या क्या सवालात हैं जो पूछे गए हैं आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो से? जी बिल्कुल, कॉम्बाइन इन्वेस्टिगेशन टीम का ये सवालनामा है। आसिफ अली जरदारी को भी 54 सवालात दिए गए हैं, जबकि बिलावल भुट्टो को भी 54 क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं, जिनका उनको 10 रोज़ के अंदर यानी 30 मार्च तक इसके जवाब देने हैं, जिस पर नैब ने बाकायदा ये कहा है कि उसका जायज़ा लेने के बाद और आज के जो सवालात थे उनका जायज़ा लेने के बाद हम ये देखेंगे क्या आया हमने उनको दोबारा दूसरी पेशी के लिए 30 मार्च के बाद बुलाना है या नहीं। फरियाद तारपुर का भी इसमें अहम जो है वो किरदार रहा है, इन तमाम उसमें उनको भी जो है एक्सपेक्टेडली कुछ ही दिनों में उनको भी बुलाया जा सकता है। जो बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी से सवालात पूछे गए हैं मेनली पार्क लेन कंपनी के हवाले से पूछे गए हैं, जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के हवाले से आसिफ अली जरदारी से सवालात पूछे गए हैं। 3 मुकदमात 3 केसेस हैं, जिनमें 2 पार्क लेन और जरदारी ग्रुप और तीसरा जो है मुकदमा है जिसमें ये तमाम तरह सवालात जो हैं दोनों रहनुमाओं से पूछे गए हैं। इनमें ज़राए आमदन के बारे में कि किस तरह आपने जो है ये कंपनी ली है, इस कंपनी को किस तरह आपने परचेज किया है। इट्स मोर और लेस लाइक पैनामा, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब से पूछा गया था कि कैसे पैसे आए, कंपनी कैसे बनाई, इट्स मोर और लेस मेरा ख्याल है वही उसी तरह के सवाल है। इस पे डीप डाउन बात कर लेते हैं। राजा रियाज साहब ने हमें फिर ज्वाइन कर लिया। राजा साहब, आप जरा ये बताएं, खुद आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन रहे हैं और जाहिर इलेक्ट होते रहे पंजाब से भी, इस वक्त आपको लगता है कि जब एक बात कह रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है नैब के थ्रू, आप इस बात को कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। हमने पहले दिन ये इमरान खान साहब ने कहा था, हमारे मंशूर का हिस्सा है कि जिसने इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क का पैसा खाया है, उसके खिलाफ एहतसाब होगा, उसे वो पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है, कोई किसी किस्म की देखिए आप हमारे अलीम खान सीनियर मिनिस्टर पंजाब के हैं, वो इस वक्त जेल में है। ठीक है, उसके बाद तो ये सवाल करना ही मेरा ख्याल है ज्यादती है तरीके इंसाफ के साथ। अगर हम अपने लोगों को नहीं छोड़ रहे, हम कह रहे कि सबके लिए इंसाफ हो पूरे पाकिस्तान, क्योंकि ये जो पैसा खाया गया है या लूटा गया है, ये पैसा मेरा तो नहीं, ना इमरान खान का, ये पैसा आपका है, अवाम का है, पाकिस्तान का पैसा है। अगर ये पैसा पाकिस्तान में आएगा, पाकिस्तान में खुशहाली होगी, पाकिस्तान में लोगों को तलीम मिलेगी, पाकिस्तान में लोगों को सेहत मिलेगी, पाकिस्तान की जो मसाइल हैं वो हल होंगे। ठीक, तो ये ना मेरी जेब में जाना अगर आया, ना इमरान खान की जेब में जाना है। ओके, इसलिए खुदा के लिए आप इसको संजीदा ले। ये पाकिस्तान नहीं, हम तो सर संजीदा ले रहे हैं और यकीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ले रही है। जाहिर है आज उनके लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है, तो ये गैर संजीदा बात तो नहीं है ना कि पंजाब का सीनियर मिनिस्टर मैं भी रहा हूँ। बिल्कुल, ये इसीलिए पूछ रही हूँ। मिनिस्टर जैसा आम आदमी अगर गिरफ्तार हो सकता है, हाँ, तो उसके बाद तरीके इंसाफ पे ये इल्जाम लगाना कि ये जनाब सर ये तो जाहिर इल्जाम, अब आप इसको जैसे भी लें, लेकिन बहरहाल नाक़िदीन तो इल्जाम लगाएंगे, वो पॉलिटिकल पार्टीज तो आप पे इल्जाम लगाएंगी जो इससे इफेक्टिव हैं। जो मुतासरा लोग होते हैं वो तो इल्जाम लगाते ही हैं। ठीक है,
क्योंकि राय फरार में। तो आप ये समझ रहे हैं राजा रियाज साहब, इस वक्त जो नैब के कवानीन है जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने, मैं बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूं जो आपकी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी रही जिसके लिए आपने नारे लगाए, बिलावल भुट्टो के लिए भी, आसिफ अली जरदारी साहब के लिए भी, वो नैब को बार बार कह रही है कि इनके काले कानून है। तो आप समझते हैं कि नैब का काला कानून है जिसमें तरमीम होनी चाहिए? जी, ये कानून बनाए नवाज शरीफ साहब ने है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, उन्होंने खत्म नहीं किया है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत रही है, उन्होंने खत्म नहीं किया। लेकिन अब जब वो खुद इसमें फंसे हैं या वो कानून की वजह से ये मुतासर हो रहे हैं या गिरफ्तार हो रहे हैं, तो अब इनको काले कानून लग रहे हैं। आए बैठ जाए टेबल पे, अपोजिशन आए हमारे साथ बैठे, वो इसमें कोई गलत बात है, अगर कोई ऐसी गलत बात है उसको दूर करना है तो हम उसके लिए तैयार है। हमने तो कभी इनकार नहीं किया बैठने से, हम तो कहते हैं बैठ के हर चीज निकाले। सर आप लोग ऐवान में एक साथ नहीं बैठ पाते, आप ऑपोजिशन वॉकआउट कर जाती है, आप लोग अपनी चीजें करते रहते हैं। अभी तक हमने ऐवान की जो सूरत हाल देखी है वहां पे आप लोगों की ये सिचुएशन है। नहीं, वो तो फिर देखेंगे अपोजिशन जब ब्लैकमेलिंग पे आएगी या जब अपोजिशन सिर्फ ये उनका टारगेट होगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात की है राजा रियाज साहब आपने, आप कह रहे हैं कि नैब कवानीन पर आप ऑपोजिशन के साथ मिल बैठने को तैयार है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जी बिल्कुल, और तरमीम करने को भी तैयार है अगर वो समझते हैं जो कोई गलत चीज अगर इसमें है और सब पार्टियां इस पे मुतफिक हों, उसको खत्म करने में मैं समझता हूँ बैठने में भी और खत्म करने में कोई अर्थ नहीं। ओके राजा रियाज साहब, जरा ये तो बताएं ना कि अगर मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही अगर नवाज शरीफ साहब को देखें तो उनका भी मामला आपके सामने है, वो जेल में है, जिस तरह उनकी तबीयत खराब चल रही है, बार बार खबरें आ रही होती है। इधर अब अगर मैं यहाँ पे वजाहत कर दूं, कोई तबीयत खराब नहीं है, ये सब टोपी ड्रामा है, ये सिर्फ बेल लेने के लिए एक प्लानिंग की चले जो भी कुछ है। लेकिन अगर ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो कि पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वेंचर कर लेती हैं, एहतजाज एक साथ करती हैं, तो क्या तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली होगी सर? जी, पहली बात तो ये है कि ये किस चीज पे एहतजाज करेंगे कि हमने जो पैसा लूटा है वो हमसे ना लिया जाए। नहीं, इस बात पे नहीं कि आप उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार करेंगे, उनकी मेन लीडरशिप को। अगर आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार कर लेते हैं, फरियाल तालपुर साहबा की गिरफ्तारी होती है या दीगर और लोगों की, तो फिर देखिए जी, एहतजाज करना इनका हक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एहतजाज की कोई वजह होनी चाहिए। ये वजह तो नहीं होनी चाहिए कि हमने पैसा लूटा है तो हमें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, और हमें इस पे कारकुन भी सोचेंगे। मेरा ख्याल कारकुन इस पे बाहर नहीं निकलेंगे। कारकुनों में शऊर आ चुका है आपकी वजह से, मीडिया की वजह से, लोगों को पता है, इससे किसी को इख्तलाफ नहीं रह गया कि इन दोनों पार्टियों ने इस मुल्क को भरपूर जितना इनमें जान दी इन्होंने उससे ज्यादा इसको लूटा है। ओके, यानी आप ये भी समझ रहे हैं सर राजा साहब के, लास्टली क्वेश्चन है कि स्ट्रीट पावर नहीं दिखा सकेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप समझते हैं इस बात को? पंजाब में तो बिल्कुल नहीं है जी। अच्छा। तो सिंध में क्योंकि इनकी हुकूमत है शायद लोगों को निकाल ले, लेकिन सिंध में भी जब ये थाना कल्चर खत्म हुआ तो सिंध के अंदरूनी, तो पंजाब की सूरत हाल बिगड़ी थी, तभी तो आप लोगों ने पार्टी को छोड़ा था, यही तो बात थी ना राजा साहब? हाँ जी, है ना, ये पार्टी पंजाब में खत्म हो चुकी। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा रियाज साहब हमसे बात कर रहे थे, कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की सतह तक तो जोर नहीं लगा सकती, लेकिन सिंध में मौजूद गवर्नमेंट है, लिहाजा यहां पर शायद फर्क डाल सके। लेकिन आज इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि पार्कलैंड कंपनी के मामले पर, जैसे आदिल से अभी हम बात करते हैं, हमारे रिपोर्टर हैं और वो सारी डीप डाउन स्टोरी लेके बैठे हैं। आदिल, ये तो जरा बताएं कि आप अभी बता रहे थे सवालात दिए जिसकी तादाद तकरीबन 54 है, 30 जो है 30 तारीख है जब उनको जमा करवाने हैं अपने जवाबात। अब ये जो पार्कलैंड का केस है, जितना हमने स्टडी किया या जितनी हमारी मालूमात मुख्तलिफ लोगों से हमने बात की, तो मोर और लेस मैं जैसे पहले भी कह रही थी, ये वही सारी चीजें, ये वही सारी बातें पूछी जा रही हैं जो नवाज शरीफ साहब से पूछी जा रही थी। और क्या चीजें इसमें सामने आ सकी हैं? जी बिल्कुल, इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि एसटीआर जो हैं, जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स है जो कि डाउटफुल जो भी ट्रांजैक्शंस हुई थी उस हवाले से, और इसमें डिफरेंशिएशन है वो नेशनल बैंक से और समिट बैंक से जो है 1.5 बिलियन का लोन लिया गया था कवायद और ज़वाबित से बालातर, तो वो जो है इस दोनों में खासा अहमियत रखता है। पार्कलैंड जो है वो 1979 में जो जीआईटी थी, इससे कबल जिस तरह आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया था, उसके बाद जीआईटी बनी थी। जीआईटी ने फाइनल सेंसिस रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई थी, उसमें तमाम तर इन्वेस्टिगेशन हो गई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको नैब के हवाले जो है इसको रेफर कर दिया था
कि आप 2 महीने के अंदर जो है इसको इन्वेस्टिगेट करके उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रिपोर्ट जमा करें। तो अब नैब की इन्वेस्टिगेशन है। अब जो जीआईटी में इसकी फाइंडिंग थी वो ये थी कि 1979 में ये कंपनी जो थी पार्क लेन रियल एस्टेट कंपनी, ये हाशवानी ग्रुप की कंपनी थी, जिसको फिर 1989 में जो इकबाल मेमन है उन्होंने जो है इसको परचेज किया, जो कि जरदारी के भी फ्रंट मैन बताए जा रहे थे। बाद में ये बताया गया कि जो पार्क लेन है वो फिर उसमें जरदारी का शेयर और सब कुछ, यूनुस कुदवाई का शेयर। अब बिलावल भुट्टो इसमें कहते हैं कि मैं 1 साल का था, 1989 में ये कंपनी इकबाल मेमन के पास आती है और 1988 20 सितंबर 1988 बिलावल भुट्टो की बर्थ डेट है। तो ये इस वजह से शायद 1 साल का वो बता रहे हैं कि मेरा शेयर था। आसिफ अली जरदारी का इसमें 25% शेयर है उस रिपोर्ट के मुताबिक। बिलावल भुट्टो का भी 25% शेयर है। यूनुस कुदवाई जो जरदारी के फ्रंट मैन है उनका 12.5% जो है इसमें शेयर है। जबकि जो यूनुस कुदवाई के वालिद है रहमतुल्लाह, उनका भी इसमें जो है पार्क लेन रियल एस्टेट में 12.5 के करीब जो है वो शेयर इनका था। इसके साथ ही जो आसिफ अली जरदारी हैं जब वो सदर बन रहे थे उससे करीबन 8 रोज पहले 1 सितंबर 2008 को जो है वो इसकी डायरेक्टरशिप से इस्तीफा दे देते हैं और 9 सितंबर जो है जरदारी ने भी बयान दिया कि अब मेरा उस कंपनी से, आसिफ अली जरदारी साहब का बयान मौजूद है कि मेरा उस कंपनी से अब कोई ताल्लुक नहीं है। मगर बाद में ये बताया जा रहा है कि उन्होंने सिर्फ नॉमिनली बज़ाहिर रिजाइन दिया था, मगर उसके बावजूद भी इन तमाम तरह की चीजें और मामलात उस कंपनी के देखते रहे हैं। इसके साथ ही इस कंपनी के जब यहाँ पर आज जब दोनों हज़रात पेश हुए नैब के टीम के सामने, तो ऑडियो वीडियो बयान था जो रिकॉर्ड करवाया गया और हमने ये भी सुना है इनसाइडली कि बिलावल भुट्टो ने शायद ये भी कहा वहां पर टीम से नैब की कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे आखिरी बार बुला रहे हैं क्योंकि इस पूरे केस में मेरा कोई लेना देना नहीं है। इज दैट ट्रू? जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात उन्होंने ये भी कहा कि आज वीडियो और ऑडियो बयान भी उनका रिकॉर्ड हुआ है। नैब के जो रावलपिंडी का ऑफिस है वहां पर, जो कि इस्लामाबाद में जो है जो नैब का पुराना ऑफिस था उसको डिक्लेयर किया गया है नैब के रावलपिंडी का ऑफिस। तो उसमें भी और बिलावल भुट्टो ने अपनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि मैं अपनी वालिदा के साथ भी, मेरा फर्स्ट टाइम नहीं था, मैं सावधानों में जाता रहा हूँ, मैं खुद भी जो है इसको हैप्पीली मैं जा रहा हूँ। उन्होंने ये बात वाज़ेह की, मगर उन्होंने जो खदशात जाहिर किए कि मेरा नाम जिस तरह साबिक जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा था कि मेरा नाम एक्सपंज कर दिया जाए जीआईटी से और तमाम तरह इन चीज़ों से, मगर वो फिर जिस तरह नहीं हुआ। तो उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि नैब जो है वो आइंदा मुझे उम्मीद है कि नहीं बुलाएगी क्योंकि मैं 1 साल का था, मुझे उस टाइम के मामलात पता नहीं थे। मगर जो जीआईटी की रिपोर्ट है फिर उसमें 25% शेयर बिलावल भुट्टो जरदारी का जो है वो वाज़ेह है, सामने है सबके। तो इन चीज़ों में जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज अपने जो उनका स्टांस था उस हवाले से कि अच्छा, आसिफ अली जरदारी ने आदिल आज इस पूरी एक्टिविटी के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब ने लबकुशाई नहीं की, कोई स्टेटमेंट नहीं आया उनका, कोई बात नहीं की उन्होंने। बाजार हम देख भी रहे थे जब वो बाहर निकले थे तो बड़ा नुमाइंदगान ने जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने कोशिश भी किया लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की ना, मेरा ख्याल है। जी आसिफ अली जरदारी ने ऐसा कुछ बात नहीं की, मगर कुछ बातें अंदर से जो नैब था उसके अंदर से आ रही थी कि वो कुछ सवालात पर उन्होंने ये जरूर कहा कि मुझे कुछ चीजें याद नहीं है, मेरी याददाश्त नहीं। ठीक है आदिल, यहाँ मैं आपको रोक रही हूँ, मैं मजीद आपसे इस पर बात करूंगी। साबिक गवर्नर सिंध है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा है, सीनियर पॉलिटिशियन है मोहम्मद जुबैर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। जुबैर साहब जरा ये आगाह करें कि कहा जा रहा है कि इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, नैब का काला कानून बताया गया कि आपके दौर में उसकी एंडोर्समेंट रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी कोशिश की कि उस काले कानून को खत्म किया जाए लेकिन आपने उसमें उनके हाथ मजबूत नहीं किए। सो आज आप भी विक्टिमाइजेशन का शिकार हो रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी किसी हद तक होना शुरू हो गई है, आप एडमिट करेंगे इस बात को? बिल्कुल 100% एडमिट करूंगा, हमारी गलती थी और हमें करना चाहिए था, हमने नहीं किया। ओके। और पूरी कौम उसकी प्राइस पे कर रही है। ये सिर्फ PMLN या PVP की बात नहीं है, मेरा ख्याल है PTI भी यही कहती है कि कानून चेंज होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है तमाम पाकिस्तानी इस वक्त फील करते हैं कि नैब का कानून जो है वो काला कानून है, लेकिन उसके साथ एक ज्यादा खराबी जो है, ये कानून चल रहा था जैसे कैसे, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन पिछले 6-8 महीने में शुरू हुई है ना जी सर, उसने और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। जो पकड़ धकड़ का तरीकेकार है, 4-4 महीने 6-6 महीने अंदर बंद करके आप कन्वीनियंटली छोड़ दें, और तो वो भी बहुत बड़ा मसला है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है।
ओके जुबैर साहब, ये जरा बताइएगा कि आज जाहिर है आपने देखा होगा सारा मामला दिन भर चलता रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को बुलाया गया, बिलावल साहब को भी, आसिफ अली जरदारी साहब को भी, कम और बेश कम या ज्यादा पैनामा जैसे ही क्वेश्चंस जो हैं वो किए जा रहे हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ मजबूत कर सकती है PMLN अगर वो स्ट्रीट पावर्स की तरफ मूव ऑन करते हैं? ये तो पैनामा जैसे तो बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं है। पैनामा में तो पहला क्वेश्चन ये था 1972 में क्या हुआ, दूसरा ये था 1974 में क्या हुआ, कि आपके वाले साहब ने कैसे लगाई थी, वो पैसे कहाँ से आए थे। तो पनामा वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं है। पनामा में तो नहीं सिर्फ, लेकिन बिलावल से भी तो उन्होंने यही क्वेश्चन किया ना, वो खुद भी कह रहे हैं मैं उस वक्त 1 साल का था, 25% का शेयर मेरे वाले साहब ने या वालदा ने लगा दिया, मुझे क्या पता इस बात का। हाँ, तो बिलावल से अगर 1 साल हवाले से क्वेश्चन पूछेंगे तो जवाब भी बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा जैसे बिलावल साहब ने दिया, बिल्कुल सही है। और हम सबको वो उस हद तक सपोर्ट भी करना चाहिए कि इतने रिडिकुलस इररेलेवेंट किस्म की चीजें ये किस कानून का हिस्सा होता है कि आप पूछें जाके कि आपके वाले साहब क्या करते थे या आपके दादा क्या करते थे। ओके, यानी कि ये सवालात आप कह रहे हैं इंतहाई इनरेलेवेंट है, नहीं करने चाहिए। लेकिन सवाल ये है ना सर कि आप समझ रहे हैं कि अगर ये एहतजाज की कॉल आती है, क़यादत की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गिरफ्तारी होती है बिलखुसूस आसिफ जरदारी साहब की, तो मुस्लिम लीग नवाज जो है वो स्ट्रेंथन करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ को? देखिए जी, हम कानून के साथ चलेंगे। अगर हम समझेंगे कि कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है और गलत कोई तरीकाकार, अभी तो केस शुरू हुआ है और केस में मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि अंदर क्या बातें हुई हैं, क्या सवालात हुए, क्या जवाबात है। तो वो तो डिपेंड करता है कि हम सबको रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करना चाहिए। एब्सोल्युटली। ये तो नहीं हम कह सकते कि जी इसको पकड़ेंगे तो हम एहतजाज करना शुरू करेंगे और उसको पकड़ेंगे तो हम एहतजाज नहीं करेंगे। आई थिंक अगर कोई कानून के दायरे, हमारे हिसाब से कानून की खिलाफ वर्जी होगी, ड्यू प्रोसेस मिलना चाहिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है लॉ में ड्यू प्रोसेस। ड्यू प्रोसेस अगर नहीं मिलेगा, चाहे किसी ने कोई गलती की है या नहीं की है, तो उसके खिलाफ सबको आवाज उठानी चाहिए। जुबैर साहब, आप समझते नहीं है कि ड्यू प्रोसेस की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो पैनामा के मामले पर मुस्लिम लीग नवाज को, उनकी क़यादत को, बिलखुसूस नवाज शरीफ साहब को इतना मार्जिन मिला था कि वो ड्यू प्रोसेस के साथ होते और वहां पर वो चीजें जमा करवाते, लेकिन आज जब मुस्लिम लीग नवाज ये कह रही है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, तो आपको नहीं लगता ड्यू प्रोसेस को अपनाया गया लेकिन उसके बावजूद खता या गलती आपकी तरफ से ज्यादा हुई? कौन सा ड्यू प्रोसेस था? एक तो सुप्रीम कोर्ट कब से ट्रायल कोर्ट बन गई है? कुछ दुनिया में मुझे एक बता दे कि हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट होती है, कभी किसी दुनिया में बता दे। और दूसरे एक नीचे से ऊपर जाते हैं आप, ट्रायल होता है, पहले सजा होती है, उसके बाद ट्रायल नहीं होता। दूसरी बात ये ड्यू प्रोसेस कौन सा ड्यू प्रोसेस है कि जी आप ये कहें कि कितने महीनों में आपने करना, और जो भी गलतियां JIT से भी हो तो आप इस बेसिस पर उसको रद्द कर दें कि हमने जल्दी फैसला करना था। किसके लिए जल्दी फैसला करना था? ड्यू प्रोसेस जो होता है उसका मतलब ये होता है कि कानून की कोई पाबंदी नहीं होती। अगर JIT ने ये कहा कि हमने इंग्लैंड में लॉ फर्म अपॉइंट किया और पेपरा रूल्स के खिलाफ वर्जी करते हुए अपॉइंटमेंट की है क्योंकि हमें जल्दी थी, तो हम ये तो पूछेंगे ना किस चीज की जल्दी थी। एग्जैक्टली, ठीक है। अगर आप ये कहेंगे कि 6 हफ्ते में रेफरेंस फाइल करें और 6 महीने में फैसला करें, और जब फैसला आ जाए और उसकी अपील जब लगे तो वो फिर ये कहेगी कि कानून के हिसाब से जब भी टाइम आएगा। ओके, लेकिन जुबैर साहब लास्टली, क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, जरा ये अपनी जाहिर है आपका एक खास नजरिया है, पॉलिटिकल पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि जो इस वक्त क़यादत पर इल्जाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्शन समेत, जो पार्कलैंड कंपनी के हवाले से क्वेश्चंस किए जा रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब से, उसमें कहीं ना कहीं कोई सदाकत मौजूद है? हो सकती है कहीं ना कहीं सदाकत, लेकिन मैंने जिस तरह से कहा कि ड्यू प्रोसेस मिलना चाहिए। पहले कानून में ये नहीं होता कि पहले डिसाइड कर लिया जाए कि ये गलती हुई है और फिर उसको फैसले को एडजस्ट किया जाए उसके हिसाब से। कानून का मतलब ये होता है आप ओपन माइंड से चलते हैं और ओपन माइंड में जैसे सफाई और विटनेसेस और तमाम दोनों पार्टीज को मौका मिलता है, उसके बाद फैसला होता है। ये जो होता है ना हमारे इसके बैड एक
पहले आपने फैसला कर लिया कि क्या करना, फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप से ढूंढना शुरू किया कि मियां नवाज को सजा दी कैसे। ठीक और है, ऐसे होगा तो वो तो जाहिर सी बात है। ओके, वेल ओपिनियन उन्होंने अपना जरूर ये दिया कि ड्यू प्रोसेस होना चाहिए और इसको हम भी इंडोर्स करेंगे, चाहे किसी भी किस्म के मुकदमात हों उसमें यकीनन ड्यू प्रोसेस को हमेशा अपनाना जरूरी है। और जैसे कहा जा रहा था, जुबैर साहब भी कह रहे थे कि ऐसा नहीं होता कि मुकदमा बनाया फिर आपने ये भी कह दिया कि रेफरेंस भी 6 महीने में पेश करें और फिर सजा भी सुना दें। जाहिर है उसकी जितने भी तमाम तर चीजें हैं, प्रोसीजर्स हैं, जो एसओपीज हैं, उनको बहरहाल फुलफिल करना होगा। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त हॉट डिबेट है। लेट्स सी कि फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है। बात तो अभी यही कही जा रही है कि बिल्कुल आगाज है, तो कहा यह भी जा सकता है कि इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।